मित्रों, कथा बहुत ही उत्तम है और बहुत ही रोमांचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जो टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा था, ओह, इतना सुंदर युवक है। वह मन ही मन बुदबुदाई, हो ना हो यह कोई राजकुमार है। थोड़ी देर तक वह राजकुमार की तरफ देखती रही, पर जब उसने देखा कि उसकी सहेलियां भी उसे देख रही हैं, तो वह शर्मा कर भाग गई। तभी बाग में एक कोलाहल के साथ राजा के सैनिकों ने प्रवेश किया। यह रहा वह पुरुष, पकड़ो, मारो। एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। सैनिकों ने घेरा डालकर राजकुमार को पकड़ लिया। तब तक राजा भी वहां पहुंचा। कौन हो तुम? राजा ने कड़क कर कहा। मैं एक इंसान हूं। यहां क्यों आए? यह राजकुमारी का अपना बाग है। यहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जानते हो इसकी सजा क्या है? मौत, राजकुमार ने निर्भीकता से कहा। तभी राजकुमारी ने सामने आकर कहा, पिताजी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने मेरी जान बचाई है। कहकर राजकुमारी ने उस विशाल का अजगर को दिखाया, जो जगह जगह से कटा पड़ा था, और सारी घटना विस्तार से बता दी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। बोलो, क्या मांगते हो? राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आपकी कृपा से मैं सब तरह से संपन्न हूं। मैं तो यूं ही घूमने निकला था, यहां ठहर गया। मुझे पता नहीं था यह राजकुमारी का बाग है, और फिर इन्हें संकट से बचाना मेरा कर्तव्य था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार की निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता से राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, जरूर यह कोई कुलीन घराने का है। तभी बात काटते हुए राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इन्हें महलों में ले चलिए। ऐसे पुरुष की मैं जीवन भर पूजा करूंगी। क्या मतलब? राजा ने पूछा। पिताजी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। इसका प्रतिदान मैं जीवन भर इनकी सेवा करके ही। आगे के शब्द राजकुमारी शर्म से नहीं बोल पाई। उसकी आंखें जमीन पर गड़ गई तथा गाल लाल हो गए। समझा? राजा तनिक गंभीर हो उठे। पिताजी, सोच में क्यों पड़ गए? अपना आशीर्वाद दीजिए ना। बेटी, सोच लो। सोच लिया पिताजी। मैं एक क्षत्रिय की बेटी हूं। छत्राणी एक बार ही अपने पति को चुनती है। मैंने इन्हें अपना। राजकुमारी शर्म से झुक गई। अच्छा बेटी, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं, अतः तुम्हारा निर्णय हमें मंजूर है। राजा की आंखें तर हो आई। पिताजी, कहकर राजकुमारी उनकी छाती से इस तरह चिपक गई, जैसे डर के मारे बच्चा अपनी मां की छाती से चिपक जाता है। राजकुमार के चेहरे पर एक अजय मुस्कान थिरक रही थी। आओ बेटे, आज से तुम हमारे दामाद हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। राजा ने कहकर राजकुमार को अपने गले से लगा लिया। पिताजी, अभी तो मैं देशाटन पर निकला हूं। पहले भ्रमण करके दुनिया को अच्छी तरह देख परख लूं, लौट कर यहां ही रहूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार के चरणों की रज अपने माथे से लगाई। राजकुमार राजकुमारी को श्रावणी तीज पर अवश्य आने का वायदा करके चल दिया। राजकुमारी कनकवती ने कहा, यदि आप तीज के दिन आधे रात तक नहीं आए, तो मैं चिता में जलकर आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमार ने राजकुमारी को प्यार से थपथपाया और धीरज बधाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अवश्य आऊंगा। राजा ने चलते समय राजकुमार को एक शस्त्र भेंट में देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने साथ रखना, संकट में काम आएगा। इसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। यह इतना अचूक और घातक वार करता है कि दुश्मन इसके वार को नहीं बचा सकता। राजकुमार ने उसे ले लिया और उसे कमर में बांध लिया। अब राजकुमार ने सबसे विदा लेकर आगे अपनी यात्रा आरंभ की। नदी, पर्वत, नालों एवं जंगल की सीमाओं को लांघता राजकुमार सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। शहर के बाहर ही एक सराय थी। राजकुमार वहां ठहर गया। सूरज छिप चुका था। आसमान का अंधेरा
जल्द ही पृथ्वी पर फैलकर सम हो गया। राजकुमार को काफी रात गए तक नींद नहीं आई। वह राजकुमारी कनकवती की याद में उलझा रहा, पर थका हुआ होने से अधिक देर तक नहीं जाग सका। जल्दी ही उसे नींद ने बाढ़ की तरह घेर लिया और वह रंग बिरंगे सपनों में खो गया। सुबह जब उठा तो सूरज की सुनहरी किरणों में सराय चमक रही थी। राजकुमार ने सराय की भटियारिन से पानी गर्म करवाया और उससे स्नान किया। अब राजकुमार के अंग अंग फुर्ती व्याप्त हो गई थी, अतः खाना खाकर वह शहर में घूमने निकला। राजकुमार ने देखा कि सुजानगढ़ शहर खाली खाली सा लग रहा था। वहां कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही थी। कैसा शहर है यह? तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। सब लोग डरे डरे एवं सहमे से लग रहे थे। सबके चेहरों पर एक अज्ञात भय छाया हुआ था। उसने कई व्यक्तियों से इस बात का कारण भी पूछा, पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सब अपनी किस्मत को कोस रहे थे। राजकुमार को घूमते घूमते सांझ हो गई। उसने देखा राजभवन के फाटक बंद हो गए हैं। पहरेदार मुस्तैदी से चक्कर लगाने लगे हैं। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे हैं। राजकुमार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा एक लड़की अपने घर के आंगन में बैठी बैठी पूरियां उतार रही है और रो रही है। कमाल है, राजकुमार बुदबुदाया। उसने आगे बढ़कर लड़की से इसका कारण पूछा। क्या करोगे भैया, पूछकर कहकर वह लड़की यंत्रवत अपना काम करने लगी। नहीं बहन, यह तो बताना ही पड़ेगा। एक तरफ तो तुम पूरी तल रही हो और दूसरी तरफ रो रही हो। आखिर ऐसा दुख एवं सुख कौन सा है? राजकुमार ने विनम्रता से कहा। भैया, बात ऐसी है कि यहाँ का राजा वीरसेन एक बार एक राक्षस से टकरा गया। दोनों में जमकर युद्ध हुआ, पर दुर्भाग्य से राजा वीरसेन हार गया। उस राक्षस ने उन्हें जिंदा छोड़ने की एक ही शर्त रखी। रोज एक मन आटे की रसोई के साथ एक आदमी की बलि देनी होगी, नहीं तो मैं तेरे साथ साथ सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। कुछ दिन तक राजा ने नर बलि वाली बात शर्त नहीं मानी। इससे वह राक्षस क्रुद्ध हो उठा और रात को आकर कई व्यक्तियों को मार जाता। लोग परेशान हो उठे। आखिर हार कर राजा को उसकी शर्त माननी पड़ी। अब वह रोज रात को आता है और जिसका नंबर होता है उसके घर आकर पहले तो नर बलि लेता है, फिर एक मन आटे की रसोई खाता है। क्या मतलब? राजकुमार ने पूछा। मतलब सीधा सा है। राजा ने सबका एक एक दिन निश्चित कर दिया है। अब बारी बारी से सब अपना नंबर चुकाते हैं और भाग्य को रोते हैं। तो इसमें रोने व घबराने की कौन सी बात है? भैया, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं, अतः मजबूर होकर मैं पूरियां भी तल रही हूं और आज भैया की बलि देनी है। और कल मैं किसके राखी बांधूंगी यह सोचकर रो भी रही हूं। लड़की ने अपने आंसू आंचल से पोंछते हुए कहा। राजकुमार को उस लड़की की हालत पर दया आ गई। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो। आज तुम अपने भाई के स्थान पर मेरी बलि देना। नहीं भैया, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। तू भी किसी का भाई है। जितना दुख मुझे अपने भाई का हो रहा है उतना ही दुख तुम्हारी बहन को होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं आज उस राक्षस को मार कर ही दम लूंगा। अरे भैया, आज तक कितने ही व्यक्ति उस राक्षस को मारने के लिए आए, पर सबको उसने मार दिया। मैं अभी अपनी किस्मत आजमा कर देख लेता हूं, राजकुमार ने बड़े विश्वास से कहा। अच्छा भाई, तो इतनी जिद ही कर रहा है तो जो तेरी मर्जी हो वो कर। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा। लड़की ने बड़े गौर से राजकुमार की तरफ देखा। राजकुमार ने एक योजना बनाई और उसको अच्छी तरह समझा दिया। फिर राजकुमार ने वहीं खाना खाया और योजना अनुसार वहां ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से दिखाई न दे और समय पर संभल कर वार किया जा सके।
राजकुमार नंगी तलवार लेकर सावधान हो गया। धीरे धीरे रात्रि के 12 बजे एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी चीखते चिल्लाते राक्षस ने प्रवेश किया। कहाँ है इंसान का मांस? बड़ी भूख लगी है। अरे भाई, थोड़ा रुको, वह अपने मित्रों से मिलने गया है, अभी आ जाता है। इतने तुम भोजन करो, बहुत स्वादिष्ट बनाया है, उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तरकारी में डाले गए गर्म मसालों की भीनी भीनी खुशबू आंगन में महक रही थी। उधर से गरम गरम पूरियों की खुशबू आ रही थी। अतः राक्षस की भूख उस खुशबू से कई गुना भड़क उठी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, लाओ, पहले भोजन कर लूं, बाद में नर मांस खाऊंगा। कहकर भोजन पर टूट पड़ा। उसने सारा का सारा भोजन कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया, फिर ढेर सारा पानी पिया। भोजन अपना असर दिखाने लगा। उसे जल्द ही आलस्य आ गया और हल्की नींद की सुस्ती भी आने लगी। अतः उसने उस लड़की को कहा, अपने भाई को जल्दी बुलाओ, फिर मुझे नींद आ रही है। कहकर वह आंगन में पसर गया। राजकुमार मौका देखकर अपनी जगह से निकला और उसने राक्षस की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। राक्षस उसे बड़ी सफाई से बच गया, पर तलवार उसके कंधे में अंदर तक धंस गई। भयानक पीड़ा से वह चिल्लाया, धोखा धोखा, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। कहकर वह राजकुमार पर झपटा। राजकुमार इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, अतः भारी भरकम राक्षस की टक्कर से वह गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब दोनों निहत्थे गुत्थम गुत्था हो गए। राक्षस के तलवार का बहुत गहरा घाव लगा था। उससे खून बहुत तेजी से रिस रहा था। राक्षस की पकड़ धीरे धीरे कम होती चली गई। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को झटका दिया। इसे वह झेल नहीं पाया और धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। अब तक राजकुमार संभल चुका था, अतः उसने दूसरा करारा वार उस शस्त्र का किया जो राजा ने चलते समय उसको भेंट किया था। क्योंकि शस्त्र का निशाना अचूक और घातक होता है, अतः राक्षस उस शस्त्र का वार बचा नहीं पाया। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। वह देखकर वह लड़की और उसका भाई बड़े प्रसन्न हुए। राजकुमार ने अब वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा, अतः उसने निशानी के रूप में राक्षस के नाक कान काट लिए और उसे अपनी जेब में रख लिया तथा सोने के लिए वापस सराय चला गया। रात ढल चुकी थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजकुमार निश्चिंत होकर सो गया। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से उतरकर जमीन पर फैल गईं। लोगों ने देखा, अन्य दिनों की तरह उस घर में किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही। सब शांति के साथ सो रहे हैं। कहीं सबके सब तो नहीं मारे गए। लोगों ने आकर दरवाजे खटखटाए। उन्होंने देखा उस लड़की का भाई जिंदा है और राक्षस की लाश आंगन में पड़ी है। वे उसकी लाश के लात घूसे मारने लगे। नित्य की तरह प्रजा का हाल जानने सेनापति निकले। जब उसने उस घर में लोगों का शोर सुना तो वे उधर ही निकल पड़े। उन्होंने देखा राक्षस मरा पड़ा है। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कितना डरावना चेहरा था उस राक्षस का। उन्हें अचानक आया देख सब लोग चुप हो गए। किसने मारा है इस राक्षस को? सेनापति गरजे। भीड़ में से आवाज आई, महाराज, इसे मैंने मारा है। तभी दूसरी आवाज आई, नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है, इसे मैंने मारा है। फिर तीसरी, उसके बाद चौथी। सेनापति को राजा की घोषणा याद हो आई, जो भी राक्षस को मार देगा उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा तथा राजकुमारी से शादी कर दी जाएगी। सेनापति का मन विचलित हो उठा। क्यों ना वह पहुंचकर राजा को बताए कि उसने राक्षस को मार दिया है। इससे राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दी जाएगी और आधा राज्य इनाम में मिलेगा। उसने क्षण भर सोचने के बाद कहा, तुम सब झूठ बोलते हो। तुम सबको जेल भेजूंगा। यह राक्षस तुम में से किसी ने नहीं, मैंने मारा है, समझे?
जेल जाने के भय से वे सब डर गए और सेनापति की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे उस लड़की को भी, जिसके भाई का नंबर था, डरा धमका कर ऐसा ही कहने को कहकर चल दिए। राजा वीरसेन अपने विश्राम कक्ष में बैठे थे। तभी सेनापति ने प्रवेश किया और कहा, महाराज, आज मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं तथा आपकी घोषणा के अनुसार इनाम पाने का हकदार हूं। क्यों, कहो क्या खुशखबरी है? राजा बोले। महाराज, वचन दीजिए आप अपनी घोषणा को पूरी करेंगे। सेनापति ने सहमते हुए कहा। सेनापति, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी अपने वचन से नहीं हटता। निसंकोच होकर कहो, क्या खुशखबरी है? राजा ने अपनी नजरें सेनापति के चेहरे पर टिका दी। महाराज, उस राक्षस को मैंने मार दिया है। उसकी लाश आपकी सेवा में पेश है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, सेनापति, आज तुमने हमें एक बहुत बड़े संकट से उबार लिया है। हम बहुत खुश हैं। अपने वायदे के अनुसार हम तुम्हें आधा राज्य देते हैं और अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। विवाह की तैयारियां की जाएं, जश्न मनाए जाएं। राजा खुशी से झूमता हुआ बोला और उस राक्षस की लाश को देखने चल दिया। कितना भयानक था वह राक्षस! खून से लथपथ उसकी लाश और भी अधिक डरावनी लग रही थी। उसका कटा हुआ सर लाश के पास ही रखा हुआ था। लंबे लंबे दांत तथा मोटी मोटी आंखें, कितना भयानक दृश्य था वह! देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। राक्षस को मारे जाने की बात सारे शहर में बिजली की तरह फैल गई। उसे देखने को जनता उमड़ पड़ी थी। उधर विवाह की तैयारियां होने लगी। राजकुमार जब उठा तो सूरज काफी चढ़ गया था। नहा धोकर वह राक्षस के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया देखने शहर में चला गया। राजकुमार ने देखा, प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर राक्षस के मारे जाने की चर्चा है। साथ में मारने वाले का नाम भी जुड़ा हुआ है। पर यह कौन सा नाम है? राक्षस को तो उसने स्वयं मारा है। तभी राजकुमार एक व्यक्ति से टकरा गया। उसने राजकुमार को घूरते हुए कहा, भाई, देख कर नहीं चलते? मैं पूजा करने जा रहा था। अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। राजकुमार ने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और पूछा, सुना है राक्षस को किसी ने मार दिया है? हाँ, राक्षस को सेनापति ने मार दिया है। लोग उस राक्षस की लाश को देखने ही जा रहे हैं। राजकुमार ने देखा, लोगों के झुंड महल की तरफ राक्षस की लाश देखने जा रहे थे। वह भी उनके साथ हो लिया। वहां लोग सेनापति की जय जयकार कर रहे थे तथा उसकी बड़ी प्रशंसा की जा रही थी कि उसने लोगों के जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। राजकुमार ने जब यह उल्टा चक्र देखा तो उससे नहीं रहा गया। वह सीधा महाराज के पास पहुंचा। उसने देखा राजा भी उस राक्षस की लाश को खड़े खड़े देख रहे हैं। तभी राजकुमार बोला, महाराज, राक्षस के नाक कान कहां गए? राजा ने देखा, वास्तव में उस राक्षस के लाश के नाक कान नहीं थे। उसने सेनापति की तरफ मुड़कर कहा, इसके नाक कान कहां हैं? सुनकर सेनापति का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह कोई जवाब ना देकर बगलें झांकने लगा। उसने देखा राजा अब भी उसकी तरफ देख रहा है। अतः उसने हकलाते हुए स्वर में राजा से कहा, वो तो मैंने लड़ते समय ही काट दिए थे, वहीं पर गिर गए थे। लाश को यहां लाते समय वहां देखा था। मिले नहीं, शायद कोई कुत्ता ले गया होगा। ठीक है, ठीक है, राजा ने प्रसन्नता से कहा। लगता है यहाँ के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। राजकुमार ने फिर कहा। राजा को यह बात चुभ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, राक्षस को मारा किसी ने और इनाम किसी और को दिया जा रहा है। राजकुमार ने विनम्रता से कहा। मित्रों, देववाणी की कथाएं बहुत ही उत्तम और मनोरंजन पूर्ण होती हैं। इसलिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कथाओं को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो।
जय श्री राम भक्तों।